बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि शदीद शोर शराबे, हंगामे, मुलाकातें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद आखिरकार 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ऐवान से मंजूर कर ली गई है। दोनों ऐवान से मंजूर कर ली गई है और अब उसे कानून आइन का हिस्सा बना दिया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। इसमें तरीके इंसाफ के दावे धरे के धरे रह गए, वकला के दावे धरे के धरे रह गए, लेकिन हुकूमत जो है वो कामयाब हुई। कुछ अराकीन जो है वो PTI के मुनहरिफ हुए, उनके वोट भी उधर चले गए। इसी तरह जो अख्तर मेंगल साहब हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद रहे, मगर उनकी जानिब से भी वोट दिया गया। तो ओवरऑल इस सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आईनी तरमीम तो हो गई, अब उसके बाद वकला क्या किरदार अदा करेंगे, क्योंकि उससे पहले आमिर खान साहब ये अनाउंस कर चुके हैं कि वकला एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का क्या लाहेअमल होगा, इस पर भी बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और हामिद खान जो वकील थे केस में, उनके दरमियान तर्जुमों का तबादला भी हुआ। तो इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या बनने जा रही है। आईनी तरमीम के पास होने के बाद क्या मामलात आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं साकिब बशीर, हमाद हसन, सलमान हैदर और बिशारत राजा। तमाम पैनलिस्ट को मैं वेलकम करूंगा। और सबसे पहले मैं साकिब बशीर साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं, इतने शोर गुल, पकड़ धकड़, प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुफ्तगू शुनीद, ये सारा मामला हमारे सामने रहा, लेकिन बिलाखिर रात के अंधेरे में बल्कि सुबह के करीब करीब जो है ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर की गई कौमी असम्बली से, और उससे पहले सेनेट से ये मंजूर की गई है। इसको हार और जीत से तशबीह दी जा रही है। आप क्या समझते हैं, ये किसकी हार है, किसकी जीत है? नहीं, बज़ाहिर तो हुकूमत की जीत ही है, जैसी तैसी उन्होंने ली है वो जीत है। अब उनका अदलिया पर कंट्रोल जो है वो आ गया है। वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो हाई कोर्ट्स हों, वो वैसे जजेज़ हों, सब पर उनका कंट्रोल होगा। अभी जो कमेटी जो CJP मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती के लिए कमेटी जो हमारे सामने है, उसमें 12 मेंबर हैं, 8 जो है वो कौमी असम्बली से, 4 सेनेट से हैं। तो उसमें उनको 2/3 चाहिए अक्सरियत, तो वो सीधी 2/3 अक्सरियत में 8 मेंबर उनके हमारे सामने पड़ी हुई है लिस्ट, वो उनके पास मौजूद हैं। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, बैरिस्टर गौर, हामिद रज़ा साहब और अली ज़फ़र, ये 4 बचते हैं, ये अपोजिशन साइड से हैं। तो वो जो जिसको चाहेंगे वो चीफ जस्टिस बनाएंगे, और वो तीनों में से 1, 2, 3 जिसको मर्जी है बना लें। इसी तरह जो हुकूमत की जानिब से आइनी बेंचेस की तश्कील है, उसमें भी पूरा कंट्रोल रखा गया है। और जो अब आइनी बेंचेस किसने बनाने हैं, वो बनाने हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हुकूमत की मेजॉरिटी होगी। मैं हुकूमत बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जब मेजॉरिटी उनकी होगी तो हुकूमत नहीं बनाना है सारा कुछ। अब वही जुडिशल कमीशन एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी तैनाती करेगा टॉप 3 में से, दूसरी तरफ जो टॉप 3 हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनमें से भी जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स होंगे उनकी तैनाती भी वही जुडिशल कमीशन करेगा। फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी तैनाती, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तैनाती, ये सारा काम वो करेगा। और उस जुडिशल कमीशन में हुकूमत की जो है वो अक्सरियत होगी। और जो आईनी मामलात के लिए आईनी बेंचेस बनाए गए हैं उसमें एक बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। वो क्या है, वो ये है कि जितने भी आईनी मामलात हाई कोर्ट्स में आते हैं या सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वहाँ रिस्पॉन्डेंट फरीक जो है वो हुकूमत होती है। हुकूमत से पूछा जाता है कि ये लेजिस्लेशन पे, उस पर एक फरीक जो है वो दूसरी तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट खड़ी है। अब गवर्नमेंट जो है वो खुद बना रही है अपना बेंच अपने लिए, तो अपनी पसंद का जज। एक चीज बड़ी क्लियर है, जो हमारा मुआशरा है इसमें, जो अमेरिका की मिसाल, जी अमेरिका में फलां जज जो है वो इस तरह अपॉइंट होता है, और बरतानिया की मिसाल के वहाँ ये इस तरह होता है, कनाडा की। मेरा ख्याल में हमें थोड़ा सा ना मारूजी हालात के मुताबिक बात करनी चाहिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए कि वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ क्या पंजाब हाउस और ये जो सिंध हाउस में डेरे भी लगते हैं, क्या जो है वो मार धाड़ और इस तरह लोगों को जो है वो फोर्सफुली और इस तरह लाया जाता है? नहीं लाया जाता। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि सारे काम नेक नीति की बुनियाद पर हो जाएंगे? एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जो कंट्रोल ये हासिल किया गया है, ये अदलिया की जो एक सेपरेशन ऑफ पावर का जो एक कंसेप्ट है कि अदलिया है, मुकन्नना है, उसके अलावा जो एग्जेक्टिव है, इनके दरमियान वो कंसेप्ट अदलिया की हद तक, काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। इसके असरात आपको आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो नजर भी आएंगे। देखने में वो जजेस चीफ जस्टिस लगेंगे जो हुकूमत के जो है वो होंगे, फेवर में होंगे या फैसले उनके फेवर। जो जज हुकूमत के खिलाफ फैसले देगा, रिमार्क्स देगा, ऑब्जर्वेशन देगा और हुकूमत के किसी मुखालिफ के हक में फैसले देगा, वो भी इससे इफेक्ट होगा। जो एवेलुएट करने की बात की जाती है कि हाई कोर्ट्स के जजेस को एवेलुएट करने में कोई हर्ज नहीं है, जजेस की जांच पड़ताल की, उनकी परफॉर्मेंस की, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मसला जो है वो नेक नीति का है। अगर बदनीति शामिल हो तो फिर सवाल उठता है।
यानी कंट्रोल किया गया है। अच्छा अहमद हसन साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है इस वक्त बड़ा एतराज़ ये है कि इंटेंशंस आज ठीक नहीं है, जो मिसालें दी जा रही हैं उसके मारूजी हालात हमारे मारूजी हालात में बड़ा फ़र्क है। और अब ये भी नहीं होता कि एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के हवाले से जजेस को तैनात करे। एक बड़ा एतराज़ है कि इसके पीछे नीयत का मामला है। आप क्या समझते हैं, अब क्या ये हुकूमती इख्तियार में आ गया है कि वो अपनी मर्जी से जजेस तैनात भी करेंगे और मर्जी के फैसले भी लेंगे? अभी मेरे दोस्त साकिब बशीर ने जो बात की तो बहुत हद तक मुझे उनसे इत्तेफाक भी है, लेकिन उनकी बात से एक बात, वो बहुत मुस्तनद कोर्ट रिपोर्टिंग के माहिर हैं कि हर हुकूमत अपने पसंद के जजेस मुकर्रर करेगी, बेंचेस अपने पसंद के बनाएंगे। तो आप देखें हमारा अलमिया कि हुकूमतों और अपोजिशन के अभी तक हम उसी नहज पर खड़े हैं, हम उसी जगह पर खड़े हैं कि हुकूमत के अपने जजेस होते हैं और अपोजिशन के अपने जजेस होते हैं, यानी हम अभी तक इस हिसार से भी नहीं निकले। दूसरी बात यह है कि जो हमारी अदलिया की तारीख है वो अभी तक, मैं आज के दिन तक बात कर रहा हूं 1947 से, तो क्या उस तारीख को हम अदलिया की बालादस्ती या आइन की सरबुलंदी या बेहतरीन निज़ाम इंसाफ से ताबीर कर सकते हैं? हिरगिज नहीं कर सकते। इसी अदलिया से जस्टिस मुनीर भी निकला, इसी से नजरिए ज़रूरत भी निकला, इसी से मुंतखब वज़राए आज़म की फांसिया माजूलिया कैदोबंद भी निकले और अभी तक निकल रहे हैं। अभी तक हमारा एक साबिक वज़ीर आज़म आज भी जेल में है, उसकी बीवी भी जेल में है, उसकी बहनें भी जेल में है। देखे, ये अदलिया जो भी है ये हमेशा या डिक्टेटरों के लिए इस्तेमाल होती रही या हुकूमतें इस पर असरअंदाज होती रही। इससे जस्टिस कयूम भी निकला था नवाज शरीफ दौर में, और इससे फिर इमरान खान दौर में साकिब निसार और ये लोग भी निकलते रहे। इसको कम से कम बेहतर बनाने की जरूरत है, और हम फौरी तौर पर एब्रप्टली हम नहीं कह सकते, फौरी तौर पर हम नहीं कह सकते कि आज ही सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कम से कम ये बात काबिल इत्मीनान है कि पार्लियामेंट या सियासी और जमहूरी कुव्वतों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है, वो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आज 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मुखालिफत करेंगे तो क्या हम पीछे की तरफ जाए? जाहिर नहीं, लेकिन इसमें अहमद साहब आप क्या समझते हैं? जी, मैं आपकी राय लेना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं? ऐसा तो नहीं है क्या आसमान से गिरे खजूर में अटके? नहीं, ऐसा हिरगिज नहीं है। ये देखे, आईनी तरमीम तो वक्त वक्त आती रही है। 13वीं आईनी तरमीम आई, नवाज शरीफ के पास पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया। 1973 में भुट्टो साहब ने भी ऐसा किया, फिर 18वीं तरमीम में भी ऐसा हुआ। लेकिन आज जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर बदकिस्मती से पीटीआई ने वही वतीरा अपना लिया जो उनका है कि उन्होंने बाइकाट कर लिया और वो निकल गए। लेकिन ये भी काबिल इत्मीनान बात है कि आज उन्होंने कमेटी के लिए अपने नाम दे दिए, कम से कम उनके पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन तो उसमें होगी, शमूलियत कर रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखना है और जो इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। जी क्विकली प्लीज हमारे साहब। जी, हमने आगे की तरफ जाना है, तो जो 26वीं आईनी तरमीम है ये कोई हतमी बात नहीं है, हमने इससे आगे का भी सफर करना है। और अदलिया की जो तारीख है उस तारीख को तो हम शानदार नहीं कह सकते, बल्कि उस पर तो हम शर्मिंदा फिर रहे हैं। उसको बेहतर बनाने के लिए इसी पार्लियामेंट की तरफ निगाहें हैं, हम किसी डिक्टेटर मजीद इसको इंप्रूव किया जाना चाहिए। अहमद साहब, यकीनन ये आपकी राय सामने आ गई है। सलमान, आप क्या समझते हैं कि एक जानिब तो ये जो पीटीआई ने इसका बायकॉट किया, यकीनन वो सारी सूरत हाल हमारे भी पूरी कौम के सामने, आपके सामने ये कैसा फैसला था, और उसके बाद फिर जो पीटीआई जो दावे कर रही थी, पहले तो कहा गया हमारे अरकान मुनहरिफ नहीं होंगे, फिर कुछ नाम बैरिस्टर गौहर की जानिब से सामने आए थे, उन्होंने जिक्र किया, मगर वो जो 2 नाम उन्होंने दिए थे वो तो खैर शामिल नहीं है। 6 से 7 दीगर लोग जो हैं वो मुनहरिफ हुए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या आइंदा की हिकमत अमली होगी? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इतने पॉइंट्स हैं साकिब से, हमाद साहब और बिशारत भाई, ये सब आप लोग बात तो खैर कर ही रहे हैं,
लेकिन अगर सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान मुनरिफ हुए थे, 2 सेनेटर्स के नाम दिए, अब पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? सर अब ये हिकमत अमली वगैरह से बात थोड़ा जरा दूर चली गई है। ये मामला अभी हमारे हमाद भाई कह रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस ने अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना शुरू किया, जिसकी बिना पर 26वीं ये आईनी तरमीम आई। मैं बसद एहतराम 10%, 20%, 30% नहीं, मैं 100% इख्तलाफ करता हूँ कि ये काम पार्लियामेंटेरियंस ने किया है, या पार्लियामेंटेरियंस की ये बिल थी, या पार्लियामेंटेरियंस की ये विश थी। मैं इससे मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ करता हूँ कि ये पार्लियामेंटेरियंस की विश 14 सितंबर या 1 सितंबर 2024 से पहले किधर थी? ये जो कायद आज़म का ख्वाब नजर आया था अचानक से, सेम उसी तरह जिस तरह हमें पहले कोर कमांडर हाउस नजर आता था, लेकिन जब उसके साथ उसकी बेहुरमती की गई तो फिर उस वक्त मुझे वो जना हाउस का पता चला। मेरे सारी जिंदगी कॉलेज मेरा उधर ही रहा और मुझे नहीं पता ये जना हाउस है, मैं इसको कोर कमांडर हाउस ही समझता था। इसी तरह कायद आज़म का ख्वाब 1931 का 7 नवंबर का बिलावल साहब को एकदम नजर आना शुरू हो गया। फिर उनके नाना को वो नजर नहीं आया था। फिर तमाम चीजें ऐसी इकट्ठी होना शुरू हुई। फिर रात के अंधेरे में एक जबरदस्त किस्म का मुसवदा आ रहा था, वो जिसका किसी पार्लियामेंटेरियन को नहीं पता। हमारे साहब, मैं बसद एहतराम आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी किसी को पता भी नहीं था उस आईनी मुसवदे का, और हर कोई कह रहा था हमें नहीं मालूम। फिर वो काला नाग वाली टर्म भी वहीं इस्तेमाल हुई रात के 2-3 बजे। तो ये प्लीज, मैं इस स्क्रीन पे हूँ या मैं किसी भी स्क्रीन पर हूँ, मेरे से कम से कम ना ये वाली बातें नहीं हो सकती कि पार्लियामेंटेरियंस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। अब वो गुनाहे बेलज्जत के अंदर शामिल ना होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना इस्तेहकाक है भाई। जो 1.5 महीने से सारे पॉलिटिशियंस एक सर्टन चाबी के बाद एक कंसेंसस डेवलप नहीं कर पा रहे थे, वो 35 मिनट की मुलाकात में इमरान खान से उनकी पार्टी कर ले। हाउ कम? हर चीज का एक डिटेल्ड टाइम होता है, वो लेना होता है। और मजीद कुछ गलत फहमियां दूर कर लूं, मेरा ख्याल है वो जो पाकिस्तान की तारीख के एक नए शेख रशीद साहब है, बल्कि मैं उसको बोलूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट के शेख रशीद साहब है। पता नहीं गेट नंबर 4, 3, 2 सीधे खुलते हैं, बाहर खुलते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ भी अगर गुफ्तगू करूं, भाई फैसल वाडा साहब को तो सारी टाइमलाइन भी पता थी कि 21 तारीख से पहले मेरी सालगिरह है, हम केक खाएंगे, वो मट्टी खाएंगे। ये सब चीजें क्या है? यानी उस शख्स को कोई ना कोई अपनी टाइमलाइन बताता है, तो फिर वो बताता है ना, वो कितना को बड़े मुझे बता दे जुगादरी हैं फैजल वाडा साहब। थोड़ा मुझे, अब आप लोग सारे मिलकर जरा खुल के बोले यार, मुझे बताएं कितने को बड़े जुगादरी के रात को फलाने प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं उस जमात के साथ, फलानी रात को शाम में उसके साथ कॉफी पी रहे होते हैं, फलानी कौसार की किसी बिल्डिंग के अंदर उधर मौजूद होते हैं, वो नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं। भाई पता चले किन किन से, कौन से नवाबजादा नसरुल्लाह खान वो बन चुके हैं कि हर सियासी जमात के साथ उनकी इंटरेक्शन है, कि उनको हर चीज का पता है। और जो उनका तरीका कार है बताने का, सर अभी तो डिग्गी खुली नहीं, शुक्र करें ये काम हो गया। यानी जिनके मुतालिक कहा जा रहा वो नहीं पेश हुए, यानी वो डिग्गी के अंदर थे। और उसके बाद जो उनका वो देहायती तहकीराना हाथ का स्टाइल, वो जो यूं किया, मैं वो उसको रिपीट तो कभी भी नहीं करूंगा इस नेशनल टीवी पे, वो निहायत बदतमीजी होगी। वो क्या था मैं नहीं समझता। वो निशान वो उन्होंने अपने हिसाब से ही बताया कि ये मैं लाया हूं, लफ्ज इस्तेमाल है मैंने किया। नो, लेट मी फिनिश, मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूं। तो उसके बाद वो उन्होंने निशान पाकिस्तान की पार्लियामेंट को दिखाया था, वो कौमी असम्बली को दिखाया था, वो इलेक्टेड लोगों को दिखाया था, वो सेनेटर्स को दिखाया था कि सर देखें मैंने कर दिया जो मैंने कहा था, मैंने कर दिया लफ्ज वो बार बार इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान के सियासतदानों को ये शऊर आ गया है। और रही बात, अभी जस्टिस मुनीर की बात हो रही थी, साकिब निसार की बात थी, कौन लाया था उसे? वो कौन लाया था? इन्हें एग्जेक्टिव लेके आई थी, इसलिए बेड़ा गर्क हुआ था। ये उस वक्त की हुकूमत ठीक है, उस तरीके कार पर अब अभी सवालात बाकी हैं, बहुत से सवालात सलमान आपने उठाए हैं। मैं जरा हमारे साहब आप पे आता हूं, आपका पॉइंट लेता हूं, बिशार साहब से कमेंट ले लें फिर। चंद सेकंड चले क्विकली प्लीज। जी देखिए, मुझे सलमान भाई से इख्तिलाफ ही नहीं है इस तरह से। जो बात उन्होंने की उस बात को तो हम रो रहे हैं मुद्दतों से। और ये मैंने कब कहा कि यहाँ पर आइडियल जमहूरियत है? मैं तो ये बात कर रहा हूं कि हमें इस हिसार से निकलने के लिए अगर एक हल्की सी, एक नन्ही सी सुरंग नजर आए, एक जुगनू दिखाई दे, तो उसे भी
हम Appreciate करना चाहिए, रास्ते ठीक का है। तयन और मंजिल का तयन बना सकते हैं। इन हालात में अगर ये भी हो रहा है तो ये भी बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ी वरना बात है। इससे आप कहते हैं कि चले चले आटे में नमक के बराबर सही। आपका क्या है, मोहसिन नकवी का क्या है, औरंगजेब का क्या है, उससे तो हम सब वाकिफ है। मैं तो इस ठीक है। तनाजुर में बात कर रहा हूँ। ठीक है अहमद साहब, आपका पॉइंट आ गया। यकीनन आपका पॉइंट आ गया। मैं बिशार साहब आपसे जानना चाहता हूं, जैसे अभी कुछ सवालात उठाए हैं अभी सलमान ने। एक तो ये तमाम तर मामलात हैं, हिसार की बात हमाद साहब भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीएनपी के हवाले से जो अख्तर महगल साहब के सेनेटर्स थे उन्होंने भी वोट दे दिया, पीटीआई के लोग मुनहरिफ हो गए, उन्होंने भी वोट दे दिया। अब उसमें मुख्तलिफ बातें हैं, वो कहते हैं उन्होंने अपने ज़मीर से दिया, दूसरी जानब से ये कहा जा रहा है कि वो जो है वो उनकी बोलियां लगी। आप क्या समझते हैं सर, कहानी क्या है? मजबूर थे, बिके हुए थे, क्या सूरत हाल क्या थी? बहुत शुक्रिया नकी साहब। मैं वो अहमद साहब बात कर रहे थे तो मैं हंस रहा था कि सियासतदानों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। अहमद साहब ने ये कल अगर वो पार्लियामेंट में रहे हों तो उन्होंने सुना होगा कि जब बिलावल ने कहा था, किसी ने उन्हें याद कराया कि बाप का भी शुक्रिया अदा करें, तो उन्होंने कहा जी बाप के बाप को कौन भूल सकता है। ये सियासतदान है हमारे ना, बाप के बाप को कौन भूल सकता है। फिर ये यहाँ कहा गया जी, साकिब बशीर साहब ने कहा गया इनकी तरफ से कि कंट्रोल किया गया। भाई कंट्रोल नहीं किया गया अदलिया को बाज़ीचा इत्फाल बना दिया गया कि यहाँ उन्हें रखा जाएगा, चाबी दी जाएगी, उधर जाएंगे। अहमद साहब ने कहा जी कि वो हम इसी में फंसे हुए हैं, बेंच कौन बनेगा, कहीं कौन सा नहीं बनेगा। तो ज़रा बनाए ना, अहमद साहब का है ना इन्हें कि बनाए ज़रा बेंच, आईनी बेंच, उसमें शामिल ना करें जैसे अमीनुद्दीन खान को, उसमें शामिल ना करें जस्टिस मुशर्रत अली को, उसमें शामिल ना करें ये जनाब जस्टिस नाईम अख्तर अफगान को, उसमें शामिल ना करें जनाब ये जस्टिस सरदार तारक मसूद को। बनाए ना इन्हें कहे ना बनाए, वो ज़्यादा ना बनाए ना। ऐसी बात नहीं है। ये सारा कुछ इन्होंने इसको अदलिया को बाज़ीचा इत्फाल बनाया और सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा। जहाँ इशारा करेंगे वो बेंच, उस बेंच की। अच्छा फिर देखें कि घुसकर सियासतदानों ने अदलिया के अंदर घुसकर बेंच बनाएंगे और घुसकर वो कहेंगे ये केस इस बेंच के सामने लगना चाहिए और ये केस इस बेंच के सामने लगना चाहिए। अच्छा अगर यहाँ नहीं है तो फिर इसको ट्रांसफ़र कर दो हाई कोर्ट में, कहीं जहाँ दिल है मर्जी है वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। ये तो दूसरी बात, मैं सलमान हैदर साहब ने यहाँ पर बातें की बहुत सारी, मैं इनकी बातों से इत्फाक करता हूँ। सलमान हैदर साहब ने बड़ी खुलकर बातें की हैं। और जो आपने पूछा ना ज़मीर, कौन सा ज़मीर जी, कि ये किसी ज़मीर किसी का नाम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, या कौन सा ज़मीर, किस ज़मीर की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर लोगों के बच्चों को अगवा किया जा रहा है। साकिब बशीर साहब ने कहा कि यहाँ पर मिसालें दी जाती है, बरतानिया की, इंग्लैंड की, कनाडा की मिसालें दी जाती है। वहाँ पर किसी को अगवा किया जाता है, वहाँ पर चादर चारद्वारी का यकीनन ये सवालात, वहाँ पर बीवियों को उठाया जाता है, बहनों को उठाया जाता है, यहाँ पर लोगों को उठाया जाता है और कहते हैं कि जी ज़मीर की आवाज़ पर पूछे जाकर ज़ैन कुरैशी से वो क्यों लॉबी में बैठा हुआ था, पूछे औरंगजेब खिची से उसे क्या मजबूरी थी कि उसे जाकर वो हुकूमती बेंचों पर बैठा जाकर। ये यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर मजबूर किया गया। करके आप कहते हैं किया जाता है और प्लास से जो है ना वो नोचा जाता है। ठीक है बिशार साहब, प्रेशराइज किया गया आप समझते हैं। हमाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? देखिए मैं सलमान साहब और साकिब बशीर साहब दोनों से मैं जरा संजीदा अंदाज में कि ये आज भी हो रहा है, ठीक है गलत हुआ, ये कल भी हो रहा था जब इमरान खान था, ये जब नवाज शरीफ था, जब बेनजीर भुट्टो थी, ये एहतिसाब ब्यूरो भी बनते रहे, सैफुर रहमान भी बनते रहे, जस्टिस कयूम भी होता रहा। मैं किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं कि उसके लिए बोलूंगा, मैं पूरे निजाम के हवाले से बात कर रहा हूं कि निजाम में बहुत कमजोरियां है। आज ना बनाए तो क्या जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस साकिब अहमद साहब आप दाखिली साम्राज्य के खिलाफ बात करें ना, बोले ना दाखिली साम्राज्य के खिलाफ, आप बात ही नहीं करते दाखिली साम्राज्य की। आपका निजाम चले मुकम्मल कर रहे थे, जबड़ू में है, ये बात आप करते ही नहीं है। आप इधर से उधर से आगे से पीछे से बात करके निकल जाते हैं। वो असल बिशार साहब बात, हमाद साहब की बात सुन लें फिर उसके बाद आप कमेंट दें जी। लेकर आए तो खुश होंगे। देखे मैं ये बात कर रहा हूं कि अदालती निजाम को बेहतर बनाना होगा, उसे किसी मखसूस सियासी जमात के लिए बेहतर बनाना नहीं होगा, उसे 25 करोड़ अवाम के लिए बेहतर बनाना होगा। ठीक है, ये बड़ी जेनेरिक और बड़ी अहम बात है कि ओवरऑल अदालती निजाम। एक मिनट मुझे बोलने दे जी, क्विकली प्लीज।
ये हर सियासतदान के साथ होता रहेगा, जो एस्टेब्लिशमेंट के रडार पर आएगा उसके साथ ये होता रहेगा। आज इमरान के साथ हो रहा है, कल नवाज शरीफ के साथ हो रहा था, उससे पहले बेनजीर के साथ हो रहा था। मैं पूरे निजाम की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं करूंगा, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्टिक बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये निजाम गलत है और ये इस अदालत की तारीख इंतहाई घिनौनी है और आज तक है। इसी अदालत से इस अदालती निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। अब उसमें आप समझते हैं कि ये हल्की सी किरण है। सलमान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये किस चीज की हल्की सी किरण है? और ये हमाद भाई किसको कह रहे हैं कि कोई पार्टी का तर्जुमान नहीं है? मैं एक सेकंड, होल्ड। ये सियासतदानों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 बार के वजीर आजम, इमरान खान साहब 1 बार के वजीर आजम, उनकी वो तो खैर अभी अंदर है, वो इस वक्त वो मजलूमियत वाली पोस्ट पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्होंने सीखा क्या है इस तरमीम के बाद? आप लोगों को कहीं से लगा कि किसी ने इस निजाम की बेहतरी के लिए सीखा है? आप जस्टिस अमीन का नाम ले लें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम ले लें, भाई को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट आए, वो अपनी सीनियरिटी पे एलिवेट हुए स्वाय काजी फाइज साहब के, जिनको डायरेक्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने। आप मुझे बताएं भाई, वो तो अपने एलिवेशन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। किसी ने कौन सी 2 नंबरी करके वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया? ठीक है, वो नहीं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वो तो अपनी टर्न पे सीनियर है। मगर ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को पार्लियामान कंट्रोल करे? भाई इस हुकूमत के या इस सिस्टम के, इस रियासत का सतून का नाम है, और सतून की ताकत दूसरा सतून उसको फराहम नहीं करेगा। वो ठीक है, उसकी डोमेन में ज़ाहिर इंटरफेरेंस नहीं हो। जी। अच्छा, यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। चले हमारे साहब, आपका पॉइंट लेता हूँ। साकिब साहब भी बैठे हैं, उनसे जरा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, ये तो कहीं नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। नकीब साहब, ये जो बात करें ना हमाद साहब के पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की आपको पता है जी। हमाद साहब जानते हैं आप वो राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी वाला मामला, वो तो जानते हैं ना आप? वो जी यकीनन बिशारत साहब, देखें फिर वही बात है ना कि हम इंडिया की या कनाडा की या दीगर ममालिक की मिसालें दे रहे हैं। मैं साकिब बशीर साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया और कनाडा के कौन सा जज ऐसा है जो ये शिकायत करता हो ओपनली, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाके ये शिकायत करता हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत करता हो कि मेरे बेडरूम से कैमरे मिले हैं, मेरे बिजली के मीटर? यकीनन ये सवाल आता है, वहां सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। आप कंपैरिजन करें ही ना। पाकिस्तान कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। जैसे अभी साकिब बशीर साहब ने इब्तिदा में कहा कि वहां के मारूजी हालात और हमारे मारूजी हालात में फर्क है। साकिब बशीर साहब, आप क्या समझते हैं, ये एक इदारे की दूसरे इदारे पे इंटरफेरेंस है या कोऑर्डिनेशन है? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो नहीं है, इंटरफेरेंस या वो कंट्रोल वाली जो बात मैं कर रहा था वही जो है वो यहीं पे हमें इसमें नज़र आ रही है। लेकिन मसला एक और भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट पास्ट की मेरी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आज से 5, 6, 7 साल 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जो जुडिशल एक्टिविज़म था उसने हमारे इस माशरे को, हमारे सिस्टम को, मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, ये हमें मानना पड़ेगा। और उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो आज खुद नोटिस लेने का मामला शुरू किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चलने ही नहीं दी। जो साकिब निसार साहब थे, हमें मानना पड़ेगा, उन्होंने जो है वो एक पॉलिटिकल टिल्ट भी था और उन्होंने जो हुकूमत थी वो चलने नहीं दी। फिर एक वज़ीर आज़म को जो है वो ख़तना लिखने पर घर भेज दिया गया, फिर दूसरे वज़ीर आज़म को जो है वो एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया गया। तो ये भी एक बड़ा एक अलमिया है हमारे जो जुडिशरी के एंड पे, कि उन्होंने भी जो उनको पास इख्तियार था, उन्होंने भी पार्लियामान से, एग्जेक्टिव से, सिस्टम से ऊपर जो है वो रहने की कोशिश की। अब उनको किसकी आशीर्वाद हासिल थी, ये अब देखने वाली बात है। और उनके पास जो इख्तियार था, जो आइन ने उनको दिया हुआ था, उनको भी फिर चाहिए था कि वो उसके अंदर रहते। अब हुआ क्या है, वो तो निकल गए। अब हमने देखा कि 2022 के बाद या 23 में जो चीज़ें जो है वो कुछ बेहतर होना शुरू हुई, इंडिपेंडेंट जजेस आ गए। लेकिन मामला फिर शुरू हो गया। 25 मार्च को 6 जजेस का खत आया, फिर 12 जुलाई को जो है वो 8 जजेस का फैसला आ गया मखसूस नशिस्तों के केस में। ये 2 चीज़ें थी जो रिसेंट पास्ट में जिसने हुकूमत को हिलाया। माजी में जो अदलिया का किरदार बहुत गलत था, उसने एग्जेक्टिव और पार्लियामान के ऊपर रहने की कोशिश की,
लेकिन रिसेंट पास्ट में ये चीज़ें कम हुई। एक और एंगल मैं रखूंगा आपके सामने। एक चीज़ हमारे यहाँ डिस्कस हो रही है कि माजी में जो जज थे वो एक एक्स पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ए पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। क्या आज के जो जज हैं, मखसूस मैं बात कर रहा हूँ, क्या उन्होंने मौजूदा जो सिस्टम है पिछले 8-10 माह में, 1 साल में, उसको सपोर्ट नहीं किया? किया है सपोर्ट। फिर बात वो आ जाती है कि अगर माजी में गलत था या दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना, को बंदयाल है, कोई साकिब निसार है या कोई और है, उसका गलत था, तो आज वालों का भी मौजूदा सिस्टम को उस तरह सपोर्ट करना कि पॉलिटिकली उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो अपोनेंट्स हैं उनको आप दबा रहे हैं या उनके केसेस नहीं लग रहे या उनको वो रिलीफ नहीं मिल रहे, तो ये भी फिर गलत हुआ, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये तो आज तक की सूरत हाल है ना साकिब बशीर साहब। आइंदा क्या होने जा रहा है इस तरमीम के बाद? आइंदा एक तो ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद चैलेंज होगी और ये वकील चैलेंज करेंगे, जो एक लॉयर मूवमेंट वो कह रहे हैं, हामिद खान है, अली अहमद कुर्द हैं, ये मुनीर मलिक जो 2007 की जो वकला तहरीक थी उसके रूए रवाएं, ये मोमेंटम बना सकेंगे या नहीं, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। इन्होंने लॉयर्स कन्वेंशन किए, इन्होंने ऐलान भी आज किया है, बड़ा जो है वो सख्त मैसेज भी दिया है। एक और बात मैं ऐड कर दूं, जो कराची बार है उसने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा है कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का जो टाइम फ्रेम लिखा गया है वो कल 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक है, मतलब 3 दिन पहले उन्होंने उसका प्रोसेस जो मुकम्मल करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनके 4 दिन रहते हैं, यह ना हो कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाए और जुडिशल कमीशन का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को 2-3 दिन के लिए बनाकर वहां जो आईनी बेंचेस बनने हैं मुस्तकबिल के लिए, वो जो है वो इनकी सरबराही में बनना शुरू हो जाए। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये डिमांड किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उस जो जुडिशल कमीशन की अभी तश्कील है, क्योंकि इनके 4 दिन रह गए रिटायरमेंट में, तो इसलिए वो इसका हिस्सा ना बने, बल्कि 25 अक्टूबर के बाद इसको जो है वो जाने दें। और जो मैंने आपको बताया कि चैलेंज होगा, वो जो चैलेंज होगी ये आईनी तरमीम चैलेंज होगी, उसमें मेंटेनेबिलिटी का मामला भी आएगा, लेकिन वो कौन से जजेस सुनेंगे, फुल कोर्ट का तस्वर, अब जो आईनी ये जो आईनी तरमीम हुई है इसमें फुल कोर्ट वाला मामला भी अलग से एक क्वेश्चन है। फिर ये आईनी तरमीम होगी, फिर मेंटेनेबिलिटी मसला होगा, फिर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जो आईनी जो बेंचेस होंगे उनके जो हेड हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बेंच क्या बनेगा, क्या फुल कोर्ट बैठेगी, क्योंकि इतना बड़ा मामला है तो डेफिनेटली बैठना तो फुल कोर्ट को ही चाहिए, फुल कोर्ट को ही चाहिए। अच्छा, फुल कोर्ट का तस्वर भी कहीं पीछे चला गया है, वो गुमसुम हो गया है, कोई समझ नहीं आ रही कि फुल कोर्ट किस तरह बनेगी, कौन बनाएगा। अच्छा, अभी यहाँ एक कंफ्यूजन सी मौजूद है। अच्छा, इस पे थोड़ा मजीद भी बात और अपने अगले टॉपिक में भी बात करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं और मैं हमाद साहब क्विकली आपसे जानना चाहता हूं, ये सारी बहसें अपनी जगह पे हैं, खामियां हैं सिस्टम में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब इस पे एतराज़ है ना कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ठीक हुआ है या उल्टा मजीद ख़राब हो गया है। एक तो ये मामला है। दूसरा एक और बहस है कि आइंदा आईनी बेंचेस के हवाले से, जुडिशल कमीशन के हवाले से, जैसे अभी जिक्र किया साकिब बशीर साहब ने भी ब्रेक से पहले बात की कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनको जो है वहाँ पर नॉमिनेट करके उनसे ये बेंच बनवाया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि अब काजी फायज ईसा का रोल जो है वो रहेगा या ख़त्म हो गया? जिस लम्हे तक काजी फायज ईसा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, उसी लम्हे तक उनका रोल बाकी रहेगा और वो कानूनी और आईनी रोल है। और अगर आपको याद हो तो गालिबन साकिब मेरी तस्दीक कर ले कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने अपने रिटायरमेंट के दिन रिटायरमेंट से चंद लम्हे कबल एक फैसला किया था और गालिबन हजारों लोगों की नौकरियां और वो चली गई थी। मुझे सही तरह से याद नहीं है कि वो क्या था, लेकिन वो एन रिटायरमेंट से कुछ देर कबल उन्होंने किया था। तो जब तक जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो ये तो उनका इख्तियार है कि वो जो भी करे, और ये इख्तियार उनको आईन और कानून ने दिया है। दूसरी बात कि इसके असरात क्या होंगे, तो असरात तो जब आईनी इस्लाहात होते हैं तो असरात तो यकीनन पड़ते हैं, आईन और कानून की सरबुलंदी पर भी पड़ते हैं, पार्लिमान की बालादस्ती पर भी पड़ते हैं, अवाम के फलाह बहबूद पर भी पड़ते हैं, रियासत की मजबूती पर भी पड़ते हैं। और ये पहली बार तो नहीं हुआ। 1973 से पहले हम एक सरजमीन बेआईन थे, लेकिन 1973 का आईन बना तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े,
लेकिन वो कोई आइडियल सूरत हाल तो नहीं थी। उसके बाद हैदराबाद ट्रिब्यूनल का सामना भी वली खान ने किया जो इसी आइन के खालिक थे। उसके बाद इसी आइन के खालिक को फांसी पर भी झूलना पड़ा था, क्योंकि हम अभी तक, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये स्पेसिफिक इमरान खान तक न ले जाए ये मामला, या एक पार्टी तक न ले जाए। ये तमाम जमातों ने भुगता, उन्होंने ज्यादा भुगता है इनसे, और ये अवाम ने भी भुगता, ये इस पूरी मुमलिकत पाकिस्तान ने भुगता है। हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आगे बढ़ने के सफर पर ज्यादातर सियासी मुफादात होते हैं। आज भी वही है, कल भी पीटीआई के 2 लोग आकर लोटे बन गए थे। तो देखे, आइडियल सूरत हाल हिरगिज नहीं है। आगे की तरफ बढ़ना है, हमें यकीनन उनका मुहासिबा करते रहना चाहिए, लेकिन कम से कम इस सफर को में हर्डल्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। चलें, अब सलमान, आप क्या समझते हैं? अभी वकला तहरीक का जिक्र हुआ कि अली अहमद कुर्द साहब भी होंगे, जो एक वकला तहरीक इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में चली थी, उसके जो रूह रवां थे वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसको चैलेंज भी किया जा रहा है कोर्ट में, अभी तक ये क्लियर नहीं है फुल बेंच बनेगा या नहीं। आप क्या इससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता है कि वकला तहरीक आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये इसको चैलेंज होगा तो इसको रोका जा सकता है? ऐसी सूरत हाल है क्या? देखिए कि महज अगर दावों की बात की जाए तो वो तो वकला तहरीक का हेड है। जिस तरह आपने कराची में कन्वेंशन देखा, उस कन्वेंशन में हमने सुना, और हामिद खान साहब भी इसके रूह रवां हैं, और अली अहमद कुर्द साहब भी हैं, मुनीर मलिक साहब भी हैं। मुझे तो जब ये तहरीक चलेगी ना, मैं उस टाइम उसके ऊपर कमेंट करना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने चंद दिन पहले तक ये भी तक सुना था कि खून के आखिरी कतरे तक इस आईनी तरमीम को रोकेंगे, तो किसी का खून का कतरा तो निकला नहीं। तो और ये जो आप इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक की बात कर रहे हैं ना, वकला तहरीक की, उस वक्त के जज्बे और उस वक्त की चीजें बहुत कुछ और थी। सामने एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का फेस था, जिसके उसके इकदाम थे। तो यहाँ तो फेस ही कोई सामने नहीं है कि ये किसके इकदाम है या किसके खिलाफ करेंगे। ये तो पूरे का पूरा जो सेटअप है, ये तो मुझे सारे स्पोक्स पर्सन नजर आते हैं, ये सारे लोग मुझे तर्जुमान नजर आते हैं किसी और एक्ट के, किसी और के एक्ट के। मुझे तो ये सब चीजें हैं। बिलावल साहब की आपने हैदराबाद की तकरीर की धमकी नहीं सुनी? नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा उस तरीके से करने की। वो तरीका भी आपने के देख लिया। यानी सब चीजें हर एक को बताइए, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा। मुझे तो कहीं से भी ऐसी समझ नहीं आ रही। और मैं फिर हमाद भाई को मैं उनको सामने रख के बात करता हूँ, कहते ना कि हमें इस किरण को आगे बढ़ना चाहिए। कोई बेहतर काम हो तो उस पर आगे बढ़े ना भाई। 73 का आइन, आपने कहा आइन हम बे आइन थे, 73 के आइन में लिखा है ना पाकिस्तान की अदलिया आजाद हो। मुझे आप सारे हल्फन बता दें, क्या इस जितनी भी तरामीम का, मैं तो पहले दिन से मुसवदा ही पढ़ रहा हूँ कि शायद ये है, फिर कहता हूँ नहीं ये है, फिर कहता हूँ नहीं, अब जो आया उसको अगर पढ़े तो किसी को कोई एक नाखून बराबर भी नमक नजर आती है कि इससे अदलिया आजाद हुई है या पहले से ज्यादा आजाद हुई है? मुझे एक सेकंड, एक और चीज, आखिरी चीज, क्या इधर जो 4 पैनलिस्ट बैठे हैं, अभी तो वो 12 अफराद हैं जो पार्लिमानी कमेटी के, जिनको पीपल्स पार्टी ने अनाउंस कर दिया, नून लीग ने अनाउंस कर दिया, जेयूआई ने अनाउंस कर दिया, ये सब ने अनाउंस कर दिया। उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया। भाई पार्लिमानी कमेटी बनेगी, नाम जाएंगे कल 12 बजे से पहले होगा। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप में से कौन कह सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बनेगा चीफ जस्टिस, या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस बनेंगे? मैं तो दावे से करता हूं, मैं उस पार्लिमानी कमेटी से पहले ही ये बता रहा हूं कि इन दोनों में से चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। या तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और वो आईनी बेंच के सदर बन जाएंगे जस्टिस अमीनुद्दीन। मैं तो आपको इधर बैठ के प्रेडिक्ट कर रहा हूं, तो इतनी बड़ी यार मेरी प्रेडिक्शन को, मैं किसी इतलात के ऊपर तो बात नहीं कर रहा। जो चीज ये बड़ी अहम बात है, आया है आप और मेरे दरमियान, वो कहाँ है? जी, अभी किरण नहीं है बल्कि रोज़े रोशन की तरह आया से पहले फैसला बता रहा जी। ये वही बात है ना जो जी सलमान साहब आपने प्रेडिक्शन कर दी है। आगे बढ़ते हैं बिशार एजाज साहब। अभी सलमान साहब बात कर रहे हैं वो किरण वाली, जो अहमद साहब ने जिसका जिक्र किया, जुगनू वाली, तो वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं, सूरज निकल आएगा कल अदलिया की आज़ादी का। दूसरा ये फरमाइएगा बिशार राजा साहब, एक तो जैसे अभी सलमान साहब जिक्र कर रहे हैं कि ये सबको पता है कि कौन आ रहा है और ज़ाहिर इंटेंशंस बाज़े हैं, मगर वकला तहरीक आइंदा के बेंचेस के बारे से, फिर वकला जो मुतालबा कर रहे हैं, क्या वो चीफ जस्टिस की तैनाती के बारे से एक शिक्की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं, या पूरे का पूरा जो मुसवदा लाया गया था और जो अब कानून का हिस्सा है पूरी तरमीम को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं?
नहीं नहीं, जो वकला है मुतालबा करे वो अल जिहाद ट्रस्ट की बात कर रहे हैं जी, कि वो जो सीनियरिटी की हवाले से बात कर रहे हैं कि उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहिए। यहाँ पर जो अमाद साहब ने कहा जी कि निज़ाम को आगे चलना, बिल्कुल ठीक है, निज़ाम को आगे चलना चाहिए, ये भी बात दुरुस्त है। अमाद साहब मुझे बताएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, यहाँ पर मैराथन ट्रांसमिशन चली, सुबह से लेकर शाम तक पूरी कौम को नफसियाती मरीज बना दिया गया था, 4 दिन 5 दिन 6 दिन वहाँ पर सवालात उठते रहे। जैसे मनीब अख्तर बार बार कहते रहे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है, ये क्या है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो चीफ जस्टिस साहब पजित रहे जनाब जस्टिस काजी फैज़ साहब कि मैंने अपने इख्तियारात बांट दिए साथी जजेस में। तो फिर बाद में क्या हुआ था, बाद में जब वो उनके गले की हड्डी बना ना तो उन्होंने से ख़त्म किया। अभी सदर के दस्तखतों की जो स्याही खुश्क नहीं हुई थी तो चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल करके एक नाम ने हाथ कमेटी बना दी और कहा जनाब के वो अभी आया, वो चैलेंज भी हुआ, सारा कुछ हुआ, कमेटी बना दी, उसके तहत 63A लगा दिया, उसके तहत फलाना लगा दिया, उसके साथ फलाना लगा दिया। ये बात वो नहीं है जो अमाद साहब कर रहे हैं निज़ाम चलने की, ये बात है जनाब के अपना पूरा सिस्टम इस जाली निज़ाम जो बना हुआ है ना, ये जो जाली हुकूमत बैठी हुई है फार्म 47 जाली की, इसकी बका के लिए ये करना ज़रूरी था, ये जो किया गया। अच्छा बिशार साहब, एक छोटा सा सवाल, बड़ा मासूम सा सवाल है, आपको समझ आई है मियां नवाज शरीफ ने कल शेर में क्या कहने की कोशिश की? जो बैरिस्टर गोयर साहब ने कहा ना, उन्होंने शेर में वही कहने की कोशिश की कि हाँ जी बाहर करके, लेकिन मियां साहब बात तो दुरुस्त है ना कि मियां साहब मुझे ये बताएं जी कि अगर कोई अदलिया के अंदर जजेस आज़ाद माइंड के साथ फैसला करें, अपना फैसला करें, अपना माइंड अप्लाई करके फैसला करें, तो मियां साहब को आज़ादाना जज जो है वो अच्छे नहीं लगते, वो उन्हें काबू करने की कोशिश करते हैं। उन्हें चाहिए जस्टिस क्यूम जैसा कोई बंदा, वो जो आप मिलता नहीं है जस्टिस क्यूम जैसा बंदा, वो शिकवा कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि मुझे जस्टिस क्यूम जैसा बंदा यहाँ पर कोई मिल नहीं रहा। अच्छा चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं साकिब बशीर साहब ये बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सूरत हाल हुई, आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के हवाले से आमिद खान साहब और चीफ जस्टिस के दरमियान एक तलकलामी की सूरत हाल भी, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है आप बाहर जाकर तकरीर कर लें। जाहिर है जब आमिद खान ने ऑर्डर लिखवाते हुए भी कुछ कमेंट्स किए हैं, ये सूरत हाल इस नौबत तक पहुँच चुकी है, इस हवाले से क्या मामले को देख रहे हैं आप? एक तो वो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था जिसमें नज़रसानी थी, बल्ला लिया गया था 13 जनवरी को, और उस केस में आज हामिद खान जो है उनकी जानिब से कहा गया कि अब जो आप क्योंकि बाइस हैं तो इसलिए आप केस ना सुने। एक दफ़ा कहा, दूसरी दफ़ा कहा तो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने यही पूछते रहे कि आप आर्गू करेंगे, मेरिट पर बात करेंगे, दलाइल देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं दलाइल नहीं दूंगा। और उसी दौरान फिर जो अली जफ़र है वो भी आ गए रोस्टरम पे, उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा कि क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं तो अब तो ये कोई केस आप सुन ही नहीं सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हैं उनके पास जाएगा, तो इसलिए आप अर्जन कर दें। लेकिन यह है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मुझे उन्होंने अर्जन नहीं किया बल्कि डिसमिस कर दिया। 13 जनवरी को जो फैसला आया था वो फैसला तारीख में मेरे ख्याल में रद्दी की टोकरी में जाएगा। उस फैसले ने इस मुल्क की एक ख़ास जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको नुकसान दिया। वो पॉलिटिकल पार्टी कोई ABCD जो भी हो उससे बिल्कुल गर्ज नहीं है, लेकिन उसका जो वोटर था, जो वोटर को आइन राइट देता है कि वो अपनी पसंद की पार्टी को वोट देगा, तो उसको उसमें हर्डल क्रिएट की गई। और जो है वो 2-3 दिन सुबह से शाम तक अदालत लगाकर इस केस को अर्जन भी किया जा सकता था, इलेक्शन के बाद किया जा सकता था। क्या आपने इलेक्शन नहीं कराया, हम इलेक्शन के बाद तक कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन में जाएं 8 फरवरी के, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन 2 दिन लगा के इस केस का फैसला दिया गया, बल्ला लिया गया। और मैं एक और बात बताऊंगा आपको, 13 जनवरी का बल्ले के निशान का जो फैसला है उसका लिंक और जो आईनी तरमीम हुई है इसका बड़ा गहरा लिंक है। इसके दौरान जितने भी इवेंट्स हुए उसमें आप जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके पॉलिटिकल राइट्स खत्म किए गए। जब राइट्स खत्म हुए तो पहले राइट्स खत्म किए गए, कोई तशरीह नहीं आई। फिर उसके बाद 8 फरवरी हो गया और 8 फरवरी के बाद फिर क्योंकि राइट्स नहीं थे, राइट्स होते तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वो ये सारे आज़ाद थे, वो पीटीआई का हिस्सा होते क्योंकि राइट्स मौजूद होते। तो इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, आज भी इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब बारहा कह चुके कि आपने गलत तशरीह की है कि आप राइट्स खत्म नहीं कर सकते थे। फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी में गए कुछ लोग, फिर उसके बाद भी कितने इवेंट्स हुए
जिस इवेंट्स में वो जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन वो होती रही, कोई इधर से बंदा पकड़, कोई जो है वो रिकाउंटिंग का कोई केस निकल आया, कोई इधर से केस निकल आया, और वो लोग जो है वो फिर बनते गए और आखिर में आपने देखा फिर आईनी तरमीम भी हो गई। ये सूरत हाल हमें देखने में मिली। ठीक है, कभी भी अच्छे अल्फाज में तारीख में याद नहीं रखा जाएगा, और इसी वजह से ये एक तल्ख रवैया जो है हामिद खान साहब के लहजे से भी जो वो आया हो रहा था। हमाद हसन साहब ये फरमाइएगा, आज रिमाज के दौरान 26वीं आईनी तरमीम की जो है, जी सलमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साकिब बशीर की इस बात पे कि मेरा एक सवाल है, क्योंकि इनमें से बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स भी हैं, मैं साकिब भाई को भी फॉलो करता हूँ, हमाद साहब को भी फॉलो करता हूँ, बशीर साहब को तो खसूसन फॉलो करता हूँ। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हम सारे इस आइन की तरमीम के ऊपर लग गए। काजी फाइज ईसा साहब की मेहरबानियां हैं, जरा मैं चाह रहा हूँ कि नेशनल टीवी पे जरा हम थोड़ा सा उसके मुतालिक बताएं। उन मेहरबानियों के ही तवस्सुल से ये सब कुछ हो रहा है। पहली बात, जो शख्स खुद कह रहे हो एज अ चीफ जस्टिस कि मेरे फैसले की 13 जनवरी की गलत तशरीह की गई, आज उसके रिव्यू को खारिज कर रहे हैं। एक चीज मैं कह रहा हूँ, चले झूठ बोलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, बहुत जबरदस्त बयानियां घड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे 7 अफराद से राब्ता नहीं, 2 सेनेटर्स के बच्चे उठा लिए, फलानी की बीवी उठ गई, फलाने के साथ ये हो गया, ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा मुझे बता दें बेंगल साहब को क्या हुआ, वो क्यों ये झूठ बोलते हैं? मुझे ये बता दें, पिछले 15 दिन से मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक सेनेटर हैं, उनकी फैमिली मौलाना फजलुर रहमान के घर पे क्यों रह रही थी? मौलाना साहब खुद ये बातें बोल रहे हैं। अगर 63A का रिव्यू पहला, अभी मैं साकिब की बात को एक सेकंड कर रहा हूं, पहला 13 जनवरी और ये 63A का रिव्यू ना होता तो कल जो तमाशा बना हमारा, क्या वो हमारा ऐसा तमाशा बंद? और यकीनन यही सूरत हाल है। 63A का मामला जो है, नहीं खुली, नोट और वोट का भी बोर्ड का भी खत्म नहीं हो सकता। ये सब चीजें उसके साथ बिल्कुल नथी है, ये सब चीजें उसके साथ नथी है। काजी साहब को सारी जिंदगी लोग याद करेंगे, अब कोई मुनीर शनीर नहीं है, अब सिर्फ काजी साहब के। अब काजी साहब को तारीख में याद रखा जाएगा। अच्छा, अब हमाद साहब, जी हमाद हसन साहब आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। अच्छा, आज ये भी जिक्र हुआ ना कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी, उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं, उन्होंने का इजहार किया। मुझे नक्की साहब ये बताएं, मुझे क्या समझते हैं, ये बताएं मुझे। चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ आता हूं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मुझे इसकी जो पता ही नहीं है जी, छोड़े इस बात को, मैं वहां मौजूद था, मेरे इल्म में नहीं है। यार अटारनी जनरल कहता है कि हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है, वो मुझे इसके इल्म में नहीं है जी, कमाल है यार। अच्छा, यही सवाल है ना, सवाल ही यही है। हमाद साहब बताइएगा, उनके इल्म में नहीं था, सुबह तक भी नहीं पता था, उन्हें लियाकत चट्टा का भी नहीं पता था। लियाकत चट्टा का भी नहीं पता था, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। जी हमाद साहब, देखिए नकी एक बात कर लूं कि हाँ, जो आपके रिसर्चर हैं या वो तो एक मखसूस डायरेक्शन में शो चलता है, और जरूरी नहीं कि हम मुसलसल एक जगह पे तनकीद करें। कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि सहाफत इस बात का मुतकाजी भी है। ये इसमें मैं इस्लाह के हवाले से ये बात कर रहा हूँ। इस्लाह अगर आईन में इस्लाह हो, सर हमाद साहब इसलिए आपको बुलाते हैं ना, आप इस्लाह फरमा दिया करें अगर कोई चीज एक डायरेक्शन में जा रही है। जी तो हम थोड़ी सी अपनी सहाफत की भी इस्लाह कर ले। देखे 26वीं आईनी तरमीम, ये मैंने पहले भी आपसे कहा, ये कोई हतमी बात नहीं है कि बस ये कोई आइडियल सूरत हाल इससे पैदा हो जाएगी। मैंने तो आपसे बार बार कहा कि तसलसल के साथ, यानी मैग्ना कार्टा तो 1248 में आया था, तो उससे कोई आइडियल बरतानिया नहीं बना था। वो फिर आगे चलते गए, फिर सफर होता रहा, फिर आईनी तब्दीलियां होती रही, बादशाहत का असर कम होता रहा, पार्लियामान आगे की तरफ बढ़ता रहा, सुपरमेसी पार्लियामेंट की वक्त बिल्कुल इख्तिताम के करीब है हमारे साहब, बिल्कुल एक मिनट कुछ सेकंड्स रह गए मेरे पास, मुकम्मल करने दे। निज़ाम इंसाफ बेहतर होता रहा, तो मैं कहता हूं कि ये बोलना चाहिए था। ठीक है, अब चलें, खैर अब यकीनी तौर पर हम सूद का खात्मा हो रहा है, ये भी बताना चाहिए था यकीनन। अच्छा, ये वक्त के साथ साथ चीजें आती रही, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया, वरना इस पे मजीद भी बात, और फिर आने वाले दिनों में पर इस पे मजीद बातें चलती रहीं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारा काम जाहिर है, जैसे हमारे सीनियर हमें बता रहे हैं, हमारा काम सवाल करना है और फिर जवाब जो है वो कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखता है। तो यकीनी तौर पर इस हवाले से हम शो को आगे चलाते हैं। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।